नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, सवाल जवाब के 55वां एपिसोड है और आप सभी का प्रोत्साहन लगातार बना हुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है और कोशिश ये है कि आप लोगों के मन में जो दुविधा है, जो समस्याएं हैं, उसे इस एपिसोड के माध्यम से, सवाल जवाब के एपिसोड के माध्यम से सॉल्व किए जाएं। उसी कड़ी में आज आप लोगों के कुछ सवाल होंगे और होंगे सौदागर के जवाब। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहें। और कहीं भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान हम पूरी तरीके से करें। चलिए पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। राइलन फर्नांडीज जी हैं, इनका सवाल है, हाय, आई वॉन्ट टू नो इफ कन्वेंस डीड कैन बी अप्लाइड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, इफ यस देन हाउ। देखिए फर्नांडीज जी, पहली बात, जब आप कन्वेंस डीड की बात कर रहे हैं तो एंटिटी होना अनिवार्य है। जब तक एंटिटी नहीं है, फर्म ही नहीं है, तो आप ट्रांसफर किसके नाम पे लेंगे? क्योंकि कन्वेंस डीड का मतलब क्या है, ये हमने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया कि आप लैंड की पूरी राइट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन राइट है, चाहे फिर फ्यूचर में रीडेवलपमेंट का राइट हो, वो सारा राइट आप जो है बिल्डर से ट्रांसफर करके सोसाइटी के नाम पे ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सोसाइटी फॉर्मेशन होना अनिवार्य है और तभी आप इसे ले सकते हैं। और जब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर्मली जब आप लोग पोजीशन लेते हैं, वहां से 4 महीने की अवधि जो है निर्धारित की गई है, जिस 4 महीने के अंदर जो है ये आपका कन्वेंस डीड हो जाना चाहिए। और कन्वेंस डीड अगर हो गया यानी कि पूरी लैंड की राइट सोसाइटी के पास आ गई और फिर वो अपने तरीके से उसका प्रयोग कर सकती है, चाहे वो फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में। पर इसमें आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, बायर्स का, क्योंकि जब तक आप में से हर एक बायर जागरूक नहीं होगा, इसके लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक ये द्रुत गति पे नहीं हो पाएगा, फास्ट ट्रैक पे आप लोग नहीं करा पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि अभी अगर आप देखें तो 1 लाख से ज्यादा सोसाइटीज ऐसी हैं जो सालों साल बीत चुके हैं, उनका कन्वेंस डीड नहीं हुआ है, लैंड का राइट सोसाइटी के पास नहीं है। तो ये एक भयावह नंबर है, क्योंकि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे रीडेवलपमेंट की भी राइट आपके पास नहीं होंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपके नाम पे उसकी राइट नहीं है। तो इसके लिए आवाज उठाइए, जहां भी आप लोग रह रहे हैं, आपके जो भी मैनेजर हैं सोसाइटी में, जो भी सेक्रेटरी हैं, आपस में इन सब चीज़ों को मुहिम बनाइए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप लोगों की सोसाइटी में कन्वेंस डीड हो और आप उसके अधिकारों को समझिए, जिससे कि आने वाले समय में आप उसका लाभ जरूर उठा पाएं। सोना जी हैं, इनका सवाल है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स बिटवीन परचेजर एंड बिल्डर सेलर मेड लीगल हैंडओवर ऑफ परचेजर। देखिए, आप जब भी फ्लैट खरीदते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो आप लोग एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, यानी कि बिल्डर आपको बताता है कि मैं इस समय अवधि में आपको ये चीज बना के दूंगा, इस तरीके से मैं बनाऊंगा और इस तरीके से आपसे डिमांड लूंगा। इसी के बारे में पूरा ब्यौरा वहां पे होता है। अगर आप पेमेंट देने में डिफॉल्ट करते हैं तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है आपको वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और अगर बिल्डर जो है आपको राइट टाइम पे पोजीशन देने में कुछ देरी करता है तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको जो है पे करेगा। ये सारी टर्म क्लॉजेस जो है उसमें मेंशन होते हैं। यानी कि एग्रीमेंट टू सेल एक तरीके से दोनों लोग म्यूचुअली एग्रीड हो रहे हैं एक पॉइंट पे, और उसके आधार पे बायर जो है सेलर को पैसा दे रहा है और सेलर जो है उसे निश्चित अंतराल पे कंस्ट्रक्शन को करता जा रहा है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब आपका पोजीशन मिल जाए, यानी कि जब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गई और अब जो है आप वहां पे पोजीशन ले रहे हैं, उसके कुछ समय के अवधि के अंदर, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपकी सेल डीड हो जानी चाहिए। फिर वही बात हो गई कि एक तो जो कन्वेंस डीड था वो पूरे के पूरे लैंड टाइटल की राइट थी जो ट्रांसफर होनी थी सोसाइटी के नाम पे, और वो जो फ्लैट है वो आप सेलर से उसकी सारी राइट ले रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सेल डीड कराने से क्या होता है, वो एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है। बस आपका थोड़े से वर्डिंग चेंज हो जाते हैं कि जो चीजें एग्रीड थी, म्यूचुअली हम लोग एग्रीड हुए थे, जिस बेस पे आपने मुझे पैसा दिया था, अब वो चीजें हो चुकी हैं। अब मैं फॉर्मली आपको ये प्रोडक्ट, क्योंकि पहले तो वो इमेजिनरी चीज थी, कंस्ट्रक्शन था ही नहीं। मान लीजिए आपने 10th फ्लोर पे प्रॉपर्टी ली हुई, आपने एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, 10वें फ्लोर पे तो कुछ बना था नहीं, आपने हवे के ऊपर का पैसा दिया था और वो एग्रीमेंट में चीजें लिखी गई थी कि ऐसे ऐसे होगा और आप इस तरीके से पैसे देंगे। अब वो रियलिटी में हो चुका है, प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, 10वें माले का फ्लोर बन चुका है, या फिर जिस भी फ्लोर पे आपने लिया है वो चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो अब आपको ये चीज लिखवा के लेना है कि जो हमें पैसे देने थे हमने दे दिए, आपका प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं, और उसी चीज को जब आप डॉक्यूमेंटेड करते हैं उसे सेल डीड कहा जाता है।
तो वही सबसे मेन चीज़ है, उसे आप करवा लें, आपका मालिकाना हक उस पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विशाखा खांडवे जी हैं, इनका सवाल है व्हाट टू डू इन केस बिल्डर हैज रिटन इन एग्रीमेंट दैट परचेजर कांट आस्क फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वी हैव साइन इट, स्टिल वी हैव लीगली एनी चांस टू मेक आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, अगर आपने ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन किया है तो अपने आप में आप उस चीज से एग्री कर चुके हैं और आपके साथ साथ बाकी बायर्स ने उस पर अपना एक एग्रीमेंट जो है दे दिया है कि भाई हम इस बात से एग्री हैं कि हम, अगर आप जो है कन्वेंस डीड नहीं करेंगे तो हमें चलता है, या सोसाइटी फॉर्म नहीं करेंगे तो हमें चलता है। तो अगर आप एग्री कर चुके हैं तो फिर आपका जो है पॉइंट कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। पर बिल्डर ने ऐसा किया क्यों? क्या वो फ्यूचर वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है या वहां का टीडीआर वो लेके कहीं और लोड करना चाहता है? उस मुद्दे को पहले समझने की कोशिश करिए और उस मुद्दे के ऊपर आप सही लॉयर से सलाह लेके इस पे कहीं ना कहीं आप अपने इन बातों को लेके कोर्ट तक जा सकते हैं, अपनी व्यथा बता सकते हैं, उससे जो समस्याएं आ रही वो बता सकते हैं, इसका निदान जरूर मिलेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों मना किया गया, ऐसा क्लॉज क्यों डाला गया है, पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट हैं, ये हम आप लोगों की मदद के लिए हैं। बस बात यह है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ों के साथ क्या हम अप्रोच कर पा रहे हैं सही जगह पे या नहीं, ये हमें जरूर समझना होगा। और अगर हम राइट अप्रोच के साथ जाते हैं और उसके लिए दृढ़ता से खड़े होते हैं तो जरूर आप लोगों का समाधान इसमें निकल सकता है। अगला सवाल है अभिज्ञ रघुवीर जी का। इनके सवाल आई थिंक इन्होंने 2-3 पॉइंट में पूछा हुआ है। द वीडियो ऑन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द फ्लैट बाइंग प्रोसेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अभिज्ञ जी, इसके बारे में हमने थोड़े में जो है चर्चा किया हुआ है, लास्ट के एपिसोड में हमने दिखाया हुआ, वो उसे भी आप देख लीजिए अगर यदि आपने नहीं देखा है। और हमने ये भी आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि इस पर एक डिटेल वीडियो भी जल्द हम लोग ले आएंगे। दूसरा सवाल आपने किया है, इन विच केस इज इट ओके टू बाई इन ए प्रोजेक्ट विच सोज एक्टिव लिटिगेशन ऑन रेरा, प्लानिंग टू बाई ए फ्लैट इन कायरोसा, रेरा सोज एन एक्टिव लिटिगेशन। देखिए अभिज्ञ जी, पहली बात तो जो आपका लिटिगेशन एक्टिव दिख रहा है, पूरे पुणे नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 90 से 95% प्रोजेक्ट्स पे लिटिगेशन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे लोन डिसबर्स कर रहे हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, और जो एनबीएफसी हैं वो मान लीजिए कई केसेस को एक्सेप्शनल केस लेके भी डिसबर्स करते हैं, पर वो भी देख लें क्या उनका एपीएफ अप्रूव्ड है वहां से, क्या वो डिसबर्स कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कुछ हद तक आप 90-95% तसल्ली की सांस ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर उस लिटिगेशन में कुछ बात होती, कुछ खास दम होता, तो उनको उस पर स्टे जरूर मिलता, यानी कि वर्क स्टॉप नोटिस आता कोर्ट की तरफ से कि पहले इस मसले को आप रिजॉल्व करिए और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनको सैंक्शनिंग मिला हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो समस्याओं जो सीवियरिटी है वो आप मान सकते हैं कि ना के बराबर है या फिर कम है। लेकिन फिर भी अगर आप एश्योर होना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। कई बार बिल्डर अपना पोर्टल अपडेट रखते हैं रेरा पे, वो केस नंबर भी देते हैं, आप उसे ऑनलाइन जाके केस को सर्च करके देख सकते हैं क्या स्टेज है, या फिर आप लॉयर से सलाह लेके 2-4-5 हज़ार जो भी लॉयर लेते हो उनको दे के अच्छे लॉयर से संपर्क करके आप जो है चीज़ों को आगे समझ सकते हैं, जिससे कि आपके मन को तसल्ली मिले, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िए। लेकिन ये मान के चलिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वहां पे कुछ ज़्यादा सिवियरिटी होती केस की तो जाहिर सी बात है वर्क स्टॉप नोटिस होता और काम नहीं चल रहा होता। अगला आपने कहा है तीसरा पॉइंट, एनी अपडेट ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन पुनवले। देखिए अभिज्ञ जी, शायद आपसे ये वीडियो रह गया होगा देखने के लिए, जब हमने लाइफ रिपब्लिक के R16 सेगमेंट का पूरा डिटेल बताया है, पुनवले को भी उसमें कवर किया हुआ है, तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जो बात हुई है, यानी कि जो वहाँ के फॉरेस्ट के आसपास आ रहा है और उसमें क्या अड़चने हैं, किस तरीके से वो रेंट पे लेना चाहते हैं, कहाँ रेट पे अटका हुआ है और कहाँ का वो कचरा लाके डंप करने वाले हैं, इसके विषय में हमने वहाँ पे विस्तृत चर्चा की हुई है। वो वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए, आई बटन उसका लगा देते हैं। फिर भी कुछ आपके मन में दुविधा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, राहुल राज जी हैं और इनका सवाल है, योर वीडियोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप लोगों का प्रोत्साहन है और लगातार ऐसे ही बनाए रखिए, ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। आपका सवाल है, आई हैड बुक्ड ए फ्लैट इन VTP हाई लाइफ वॉकर, नाउ इट इज नियर पोजीशन, ड्यूरिंग साइट विजिट आई फाउंड आउट देयर आर फायर स्प्रिंकलर्स पाइप्स रनिंग इन हॉल एंड लिविंग एरिया,
inside flat. Normally we see common area like lift area etc. I don't have a problem with fire sprinkler safety system as it is a good thing because it is a high rise tower. It is mandatory as well. My problem lies with the pipes all over my living area. Builder is saying they can't conceal the pipes as without it they won't get NOC. In this fact, correct, or builder is just getting away from the fact that they did not put in the pipes while slab casting. Need your expert advice on same. Thanks in advance. देखिए राहुल राज जी, पहली चीज तो फायर की जो पाइपलाइन है इसे कास्टिंग में नहीं डाला जा सकता है। तो ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कास्टिंग में अगर आपने डाल दिया, कल को उसमें कुछ रिपेयर का वर्क आता है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ भी जाती है, फायर लग भी जाता है, स्प्रिंकलर टूट जाते हैं या पाइप कहीं से डिफेक्ट हो जाता है, तो आप जो चीजें कास्ट कर चुके हैं उसको पूरा कट करके ही आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप पूरे मेन कोर स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फायर स्प्रिंकलर जो है वही ओपन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। कास्टिंग नहीं करते हुए भी उसको कंसील किया जा सकता है, जैसे तमाम बिल्डर जो है करते हैं, यानी कि जो रेड पाइपलाइन लगाई जाती है उसके चारों तरफ पीओपी कर दिया जाता है या हल्का बॉक्स बना दिया जाता है, जिससे कि वो छुप जाए, वो एक अलग तरीके का जो है आपको जो है व्यू ना दे। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर खुद के एक सेटिस्फैक्शन के लिए कहीं ऐसा ना हो कि जब स्क्रूटनाइज किया जाता है, जब लोगों की विजिट होती है फायर डिपार्टमेंट से, तो वही ऑब्जेक्शन निकाल देंगे, भाई आपने पाइप ही दिया है या फिर वो बॉक्स बना के सिर्फ स्प्रिंकलर लगा दिया दिखाने के लिए, तो आप प्रूव कैसे करेंगे? फिर आपको उस टाइम पे कट करना होगा। तो आप बिल्डर से ये बात कर सकते हैं कि ठीक है, आप एनओसी ले लीजिए, उसके बाद आप कंसील कर दो। कंसील करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सेंसर है, जो स्प्रिंकलर होना है, वो सिर्फ आपके जहां पे स्प्रिंकलर लगाया जा रहा है, जो ग्लास का हुक लगाया जा रहा है, जिससे वो हीट होती टूट जाए और जो है वाटर जो है वहां पे एक तरीके से निकलने लगे, जिससे कि फायर की स्थिति वहां पे बहुत ज्यादा विकराल रूप ना लेने पाए, तो वो ओपन रहना चाहिए। बाकी कोई समस्या वहां पे नहीं रहती है। और हमने कई बिल्डर्स के यहां देखा भी है कि उसे कंसील किया गया है एनओसी लेने के पहले भी। तो आप इस मुद्दे पे बात कर लीजिए। अगर बिल्डर रिजिड है कि नहीं, इससे हमें एनओसी मिलने की संभावना जो है नहीं है या एनओसी में दिक्कत आएगी, तो आप उनको बोल दीजिए ठीक है, आप एनओसी मिलने की बात कर दीजिए, कंसीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रिंकलर को ओपन रखिए। आगे चलते हैं, योगेश कुंभार जी हैं और इनका सवाल है, सर इफ बिल्डर हैज रिसीव्ड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट स्टिल ही इज नॉट गिविंग पोजीशन ऑन द फ्लैट, व्हाट शुड वी नीड टू डू? देखिए, अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है तो वो क्यों पोजीशन नहीं दे रहे हैं? क्या उनका पोजीशन प्रीपोन्ड हुआ है, यानी कि जो महारेरा में उन्होंने एक्सटेंडेड टाइमलाइन दिया हुआ है उसके पहले उन्होंने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लिया है, और कुछ जो है वो सैंक्शनिंग का वेट कर रहे हैं कि वो एफएसआई यूज कर पाएं अनदर टावर में, या टीडीआर ले सकें दूसरे सेगमेंट में, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, कहीं ऐसी बात तो नहीं है? जो भी है, बिल्डर से पूछने की कोशिश करिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो रेरा की समय अवधि निकल चुकी है और तब भी पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, तो बिल्कुल आप रेरा में केस कर सकते हैं। और जैसे ही रेरा से फैसला आता है, आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी जाके इस बारे में जो है अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, केस को ले जा सकते हैं, जिससे चीजें जो है एक्सपेडाइट हो सकें। क्योंकि पीछे हमने वीडियो बनाया हुआ है इवन जहां पे महारेरा ने एक तरीके से ऑर्डर पास भी कर दिया है, पर उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कलेक्ट्रेट ऑफिस भेजते हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस से दीवानी भेजा जाता है उसे, लेकिन एक तरीके से ग्राउंड पे उसका कुछ एक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं, एक्शंस को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए आप जैसे ही रेरा का ऑर्डर आता है तो आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन पहले इन मुद्दों पे देख लें, क्या पोजीशन डेडलाइन महारेरा की क्रॉस हो चुकी है और तब भी वो पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो आप लीगली वहां पे केस अपना दर्ज कर सकते हैं। या फिर आपके एग्रीमेंट में कोई डेट दिया हुआ है पोजीशन का, वो निकल चुका है, तो भी आप उस केस में केस वहां पे दायर कर सकते हैं रेरा में। अच्छे लॉयर का भी सलाह लेना ना भूलें, 1-2 ओपिनियन लीजिए अच्छे लॉयर्स की, उसके बाद आगे बढ़िए। अभी 2-4 हज़ार रुपए लगते हैं, वो लगा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, सखाराम तुकाराम जी हैं और इनका सवाल है, मी आतापर्यंत 2 ठिकाणी म्हणजे खर्डी स्टेशन पासून 4 किलोमीटरवर व पाली श्री गणपती मंदिर पासून 5 किलोमीटरवर 1 व 1.5 गुंठ्याचे प्लॉटचे सर्व पैसे भरलेत, पण दोन्ही ठिकाणचे विकासक पडून गेले आहेत, त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेले नाही व प्लॉटही हस्तांतरित केलेला नाही, तरी मी आता काय करावे म्हणजे मला दोन्ही प्लॉट्स ताब्यात मिळतील? देखिए सखाराम तुकाराम जी, अगर आप जहां पे जो लिख रहे हैं पहले लाइन में, आपने पूरे पैसे दे दिए हैं
और आपके जो डेवलपर हैं वो भग गए हैं, या फिर वो आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, वो आगे आपका जो है खरीदी खत नहीं कर रहे हैं या एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे आप 1 से 1.5 गुंठे की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये सेती ना विकास जो उनका होगा तो वैसे भी आपका पेपर नहीं हो सकता है। हो सकता है उन्होंने कंबाइंड डॉक्यूमेंट जो है देने की बात कही रही हो, और जब से जो भोसरी के केस में 635 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए उसकी वजह से वो डर से आगे एग्रीमेंट के लिए नहीं इनिशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत से रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो रहे हैं गुंठेवारी के। तो क्या आपका ये एनए है या फिर आपका ये गुंठेवारी में है? अगर गुंठेवारी में और आपने सारा पैसा दे दिया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कम से कम आपकी जो जमीन है उस पर पतरा मारिए, कंपाउंड वॉल करिए और कोर्ट का सहारा लीजिए। जो ट्रांजैक्शन आपने किया होगा वो आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसा आपने वाइट में ही दिया होगा, क्योंकि ब्लैक तो चलता ही है, होना नहीं चाहिए पर आप लोग देते हैं। तो कम से कम जो आपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसका एक स्टेटमेंट निकालिए, कोर्ट में जाइए और बताइए। लेकिन उसके पहले आप उस जगह पे कंपाउंड वॉल करके अपना एक बोर्ड या अपना नाम का बोर्ड जरूर लगा दीजिए, जिससे कि कम से कम आपके जो पैसे गए हैं वो वहाँ पे रुक सकें कि भाई हमने ये कंपाउंड किया हुआ है। और अगर किसी और को ओनर बेचना चाहें तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये प्लॉट ऑलरेडी बिका हुआ है। तो आपका पॉइंट थोड़ा मजबूत हो जाएगा, और बाकी चीज़ें जो है कोर्ट आपको इस पर मदद कर सकता है। आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए जहाँ पे आपने पैसे दिए हुए हैं। मान लीजिए अगर वो प्लॉट, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है तो आप उसमें मालिकाना हक जता नहीं सकते हैं लॉन्ग टर्म में, पर उस प्रेशर से, उस कंपाउंड वॉल को किए जाने से वहाँ पे आप अपना ताबा दिखा के जो पैसा आपने दिया है उसे रिफंड लेके फिर उनको वो चीज़ आप दे सकते हैं। तो प्राइमा फेसिया मैं आपको इतना ही सजेशन दे सकता हूँ, बाकी आप लॉयर से भी बात कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे कंपाउंड वॉल जरूर करिए, क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपने पूरे पैसे दे दिए हैं। आगे चलते हैं। शबीर वर्मा जी हैं, उनका सवाल है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ए फ्लैट फ्यूजन टावर रामा ग्रुप, माई क्वेरीज रिगार्डिंग GST अमाउंट which Rama Group is asking to pay 8% of agreement cost. Is it correct GST percentage amount which they are demanding? देखिए ये करेक्ट है और नहीं भी। क्यों? जब अप्रैल 2019 के बाद जो सैंक्शनिंग आई हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेके इधर, उनको जो है GST 1 से 5% अप्लाई किया गया है। उसके पहले जो GST हुआ करता था, आई थिंक ये समय अवधि एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद 1 अप्रैल 2020 से है। उसके बाद जो सैंक्शनिंग आई है वहां पे GST 1 से 5% ही लिया जा रहा है। उसके पहले क्या होता था, 8 से 12% का GST जरूर होता था, पर उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट देना अनिवार्य था, जिसे ITC इन GST के नाम से जाना जाता था। इस पे भी हमने कंटेंट बनाया हुआ है। तो अगर बिल्डर आपसे 8% का GST ले रहा है तो डिस्काउंट में वो ज्यादा डिस्काउंट देगा आपको, क्योंकि उनको जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होता है गवर्नमेंट की तरफ से उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो उनको बायर्स को प्रो रेटा बेसिस पे ट्रांसफर करना होता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हर बार आप पेमेंट करो और बिल्डर आपको रिफंड करे। तो इसके लिए, इसे ईज करने के लिए बिल्डर क्या करते हैं, लमसम पैसे का नेगोशिएशन शुरू में ही कर देते हैं। तो देख लीजिए क्या इनकी सैंक्शनिंग पुरानी है। जहां तक फ्यूजन टावर की केस है, मुझे लग रहा है कि पुरानी सैंक्शनिंग है, इसी वजह से 8% का GST चार्ज कर रहे हैं। तो इनसे एडिशनल डिस्काउंट की बात जरूर करिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमने डिस्काउंट में ऑलरेडी दे दिया है तो उसका बाइफर्केशन भी ले लीजिएगा, आपकी कोटिंग क्या थी, नॉर्मल आप नेगोशिएशन कितना करते हैं, और GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे आपने कितना रिफंड हमें पास किया है, कितना डिस्काउंट दिया है, फिर आपको तसल्ली मिल जाएगी। मान लीजिए आप 5% के स्लैब में आ रहे हैं आज की डेट में, तो क्या 3% का बेनिफिट उन्होंने दिया, या फिर जो वो नॉर्मल नेगोशिएशन करते हैं उसी में उस चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। बाकी लोग जो वहाँ पे परचेज किए हैं, कोशिश करिए, उनके रिव्यूज़ पढ़िए और बिल्डर से ओपनली बात करिए, समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन जितने भी बिल्डर पुराने सैंक्शनिंग पे हैं और 8 से 12% ले रहे हैं इनपुट टैक्स GST, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको पास कर रहे हैं। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए लोगों तक शेयर करें, जिससे सबका ज्ञानवर्धन हो सके। और जब भी आपको जरूरत हो आप सौदा घर से संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।